नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्टडी विद हरवंश में। तो दोस्तों आज हम देखते हैं सारे साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहला है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, आप सभी जानते हैं। मैं एक कलर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद है एरिस्टोटल, जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन को इजी करने के लिए बहुत अटेम्प्ट सबसे पहले उन्होंने लगाया था कि हमें क्लासिफाई करना है। बट जो नोमेनक्लेचर चला वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस, मतलब दो शब्दों में। जैसे कि हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस, तो होमो इज़ जीनस एंड सेपियंस इज़ आपका स्पीसीज़। और थर्ड वन इज़ अगेन कैरोलस लीनियस, जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, एनिमल और प्लांटी। फिर फोर्थ है कैरोलस लीनियस अगेन, जिन्होंने बोला था, जो किताब उन्होंने लिखी थी सिस्टमा नेचुरी, वो कैरोलस लीनियस ने। तो अभी तक उन्होंने देखा तो उसमें 3 कंट्रीब्यूशन कैरोलस लीनियस के हैं। उसके बाद आते हैं आर.एच. विट्टेकर। जो आर.एच. विट्टेकर हैं, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। और पैस्चर ने वायरस को नाम दिया था वायरस, जो वायरस हम लोग कहते हैं वो किसने नाम दिया था? पैस्चर ने। 7th इज़ डी.जे. इवानोस्की। इन्होंने माइक्रोब्स पहचाने थे एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो मोज़ेक डिजीज़ कॉज करते हैं, वायरस, दैट इज़ टीएमवी। तो मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको डी.जे. इवानोस्की ने आइडेंटिफाई करी थी 1892 में। नेक्स्ट है एम.डब्ल्यू. विजरेक। इन्होंने बताया था कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये एक इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो कि टोबैको में पाया जाता है। इसके बाद है डब्ल्यू.एम. स्टैनली। डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने वायरस को ऐसे शो किया था कि हम उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं 1935 में। 10th वन इज़ वायरॉइड्स। वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डेनियर इन 1971। फिर आता है आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस। 12th इज़ अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया गया था। वो था जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर के द्वारा। तो ये नाम याद रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स ये किसने दी थी? मतलब सीड प्लांट्स की, जो प्लांट के बीज होते हैं उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, ये वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी एक बुक है, उसमें पब्लिश्ड हुआ था। और ये दिया था आपका कैथराइन एसाऊ ने। अब नेक्स्ट है कैथराइन एसाऊ ने ये रिपोर्ट किया था अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टॉप वायरस, जो ऐसे वायरस है जिनका कर्ली टॉप है, वो स्प्रेड करते हैं थ्रू अ प्लांट वाई फ्लोएम टिश्यू। तो ये क्वेश्चन आता है कि कर्ली टॉप वायरस किस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है? फ्लोएम टिश्यू। फिर आगे देखते हैं गाइस, जी.एन. रामाचंद्रन। जी.एन. रामाचंद्रन इंडियन थे। इन्होंने ही इज़ कॉल्ड एज अ मद्रास स्कूल, फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल। इन्होंने क्या किया था? कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिनोमियल्स। ये एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है दोस्तों। और मतलब उन्होंने ये बायोपॉलिनोमियल्स का कन्फर्मेशन कैसे दिखते हैं वो एनालाइज किया था। और ट्रिपिकल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जो जैसे हमारा डीएनए डबल हेलिकल होता है, वैसे कोलेजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये किसने बताया था? रामाचंद्रन प्लॉट, जो कि जी.एन. रामाचंद्रन ने दिया था। ये दोनों इंडियन एक ही साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया था। ओके, नेक्स्ट है एंटन वॉन लीवेनहॉक। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले और डिस्क्राइब किया था लाइव सेल, जिंदा सेल। और सेल थ्योरी किसने दी थी? सभी को पता है, स्क्लीडेन एंड श्वान ने दी थी। 19th इज रॉबर्ट वर्च्यू। रॉबर्ट वर्च्यू ने क्या दिया था? जो हमारा मॉडिफाई हुई थी सेल थ्योरी, उसमें समझाया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी इन 1855। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें समझाता है, वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ये भी सबको आना ही चाहिए, बेसिक।
21 है कि गोल्जी बॉडीज वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्की इन 1898. ओके. देन राइबोसोम किसने ऑब्जर्व किया था? जॉर्ज पैलिडे आपके 1953 में. 23 में न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. 24th is the मेल्विन केल्विन एंड J.A. बैशैम. इन्होंने रिएक्शंस स्टडी करी थी ये ग्रीन प्लांट्स में. कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन 14 कार्बन डेटिंग से लेबल कर रहे हैं. देन 25th इज़ हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक जो है वो किसने बनाई थी? इट इज़ डेवलप्ड बाय जूलियस वॉन सैच. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी का बेसिकली पार्ट कह सकते हैं. जोसेफ पीस्टली 1770 revealed that the essential role of air in the growth of green plants through an experiment proved that कि एयर का एसेंशियल रोल क्या है ग्रीन प्लांट्स में. ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रीस्टली एज ऑल यू शुड नो. 28 इज जैन इन जैन हाउस showed that the sunlight is essential to the all plants process. Sunlight is it's important for the photosynthesis. तो ये किसने शो किया था कि सारे प्लांट के प्रोसेस जो होते हैं वो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर दैट. जैन इंजन हाउस ने बताया था कि ओनली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. जूलियस वॉन सैच इन 1854 ये इन्होंने एविडेंस दिया था दैट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड ग्लूकोज इज़ यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. हमें सभी को पता है कि ग्लूकोज स्टार्च के तौर पे प्लांट में स्टोर्ड रहता है और प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज बन रहा है और प्लांट में स्टोर हो रहा है स्टार्च के तौर पे जूलियस वॉन सैच 1854 में बताए थे. तो इट्स एंड इसके आगे और है हमारा 31st सैच शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन अ जो कि क्लोरोफिल होता है हम जानते हैं ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट देता है और ये स्पेशल बॉडीज़ जिसको बाद में क्लोरोप्लास्ट बोला गया प्लांट सेल के अंदर होती है. प्लांट सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल है. तो ये किसने बताया? ये सैच ने बताया. उसके बाद 32 विच इज़ द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब किया था T.W. एंगलमैन ने. ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है. 33 इज़ कॉर्नेलियस वैन नील. इन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस एसेंशियल लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है. विदाउट लाइट इट्स नॉट पॉसिबल फोटोसिंथेसिस इन विच द हाइड्रोजन फ्रॉम अ suitable oxidizable compound reduces कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. अगेन कि हमारा ऑक्सीडाइज्ड जो सुटेबल ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है वो रिड्यूस होके इसमें बदल जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा यानी आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करा देगा. तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है ना, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट. तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो कि सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से मदद लेके हाइड्रोजन लेके तो एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है उसका हाइड्रोजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ये बताया था कैरोलियस वैन नील ने. फिर है 34th इज़ वैन नील ने बताया था कि ऑक्सीजन जो हमारे ग्रीन प्लांट से निकल रही है वो वाटर बनाती है, वो CO2 नहीं बनाती है. ओके. देन व्हाट्स दैट द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव द कार्बन डेटिंग जो अभी बताया था मेल्विन केल्विन कार्बन 14 का यूज़ करके एल्गल फोटोसिंथेसिस की स्टडी करी थी. इधर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जो होता है CO2 फिक्सेशन में वो मेल्विन केल्विन ने C14 का यूज़ करके बताया था एल्गल फोटोसिंथेसिस. फिर C4 पाथवे जो कि स्पेसिफिक C4 प्लांट्स में ही होती है हैज़ बीन नेम्ड बाय द हैच एंड स्लैक पाथवे. C4 pathway is also called Hatch and Slack pathway.
ये हैच और स्लैग के नाम से दिया गया था। फिर इसके बाद है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये हमारे ब्लैकमैन ने दिया था। इट्स नॉट काला इंसान, ये ब्लैकमैन ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में। 38 द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस हमारी चलती है कैसे कैसे चलती है, वो 3 साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए हम इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। उनका नाम है गुस्ताव एम्डेन और ओटो मेयरहॉफ और पारनास। तो इसको बेसिकली याद रखा जाता है एम्डेन, मेयरहॉफ, पारनास, इनको कहा जाता है, इसीलिए पाथवे को बोला गया ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे। इसके आगे है आपका चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने देखा था कि क्लियोप्टाइल्स जो होते हैं कैनरी ग्रास, द क्लियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास रेस्पॉन्डेड टू द यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, इसको बोला फोटोट्रॉपिज्म। ये दोनों बाप बेटे ने किया था। ओके, यूनिलेटरली उस तरफ ग्रो होते हैं जहाँ लाइट है। फोर्थ इज ऑक्सीजन, जो कि FW वेंट ने, वो किससे, ऑक्सीजन तो सबको पता है कि FW वेंट ने बता दी, इतना तो देख लेता है बच्चा, लेकिन किससे, किसकी सीडलिंग से आइसोलेट किया था, ओट के क्लियोप्टाइल के टिप से उन्होंने, ओट की सीडिंग्स जो होती हैं उसकी क्लियोप्टाइल की टिप से ऑक्सीजन को हम ये FW वेंट ने आइसोलेट किया था। 41 है क्यूरोसावा, इन्होंने बताया था कि सिम्टम्स ऑफ बैकैन, जिसको हम फूलिश सीडलिंग कहते हैं डिजीज़, इट्स एक अनइन्फेक्टेड राइस में हो जाती है जब उसको हम फंगल पैथोजन जो कि है जिब्रेला फ्यूजीकोरोई से जब हम उसके साथ उसमें रख देते हैं अनइन्फेक्टेड, ऐसा जो राइस एकदम साफ़ सुथरा है अनइन्फेक्टेड है, तो उसमें सिम्टम्स आने लगते हैं, अपीयरेंस जो कि फूलिश सीडलिंग कहलाते हैं, बैकेन। इसके बाद है F स्कूग एंड उनके कोवर्कर ने ये ऑब्जर्व किया द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम्स द कैलस प्रोलिफरेटेड ओनली if in the addition to auxins the nutrients medium was supplemented with one of the following extract, उसमें क्या है, क्या दे सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क और DNA। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी पार्ट कि इन्होंने क्या किया, एफ स्कूग और उनके को वर्कर ने देखा कि अगर हम कोकोनट मिल्क या DNA या कोकोनट का मिल्क का DNA या ईस्ट एक्सट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू ये एज अ सप्लीमेंट देते हैं, एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट मीडियम में सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं, मीडियम है और उसमें हमने सप्लीमेंट के तौर पे ये सारी चीज़ें दे दी और ऑक्सीजन भी दिया, तो हमें जो टोबैको के स्टेम्स हैं उसमें इंटरनोडल सेगमेंट में दिखेगा कि कैलस प्रोलिफरेट कर रहा है। इसके बाद है 43 जिसमें स्कूग और मिलर इन्होंने आइडेंटिफाई किया द क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग द एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड एज काइनेटिन। तो काइनेटिन जो एक टर्म दिया गया वो किसको दिया गया कि जो साइटोकाइनेसिस हो रही है, सेल दो हिस्सों में टूट के दो सेल बन रही है और ये प्रमोट करता है कि वो सब्सटेंस एक्टिव है। तो द टर्म इज क्रिस्टलाइज्ड cytokinesis promoting active substance, the active substance term is a kinetin। देन है कज़न्स यानी जिसको कज़न कहते हैं, बस यहाँ कज़न्स हैं, वो कंफर्म उन्होंने किया था कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है राइपेंड ऑरेंजेस, जो पके हुए संतरे हैं उनसे वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है, दैट हैसेंट्स द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेड बनानाज। तो आसपास कच्चे केले रख दो तो केले पक जाते हैं। लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज एथाइलिन। तो ये देखा गया है कि अगर एक पका हुआ ऑरेंज है तो उसको कच्चे केले के साथ रख दो तो वो सारे कच्चे केले पक जाएंगे और वो पके हुए ऑरेंज से एक गैस निकल रही है, उसको इथाइलिन कहते हैं। तो यू कैन ऑल्सो यूज़, और तो ये किसने बताया था, कज़न्स ने बताया था। इसके बाद है पंचनन माहेश्वरी
ने पॉपुलराइज किया था यूज़ ऑफ एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। और अगेन इन्हीं की बात करी गई है कि इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रावेरियन पॉलिनेशन पे भी वर्क किया था। ग्रेगर मेंडल को कौन नहीं जानता है, इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर है प्यूनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट द रेडिनल सी प्यूनेट, जिन्होंने प्यूनेट स्क्वायर दिया था। इन 1900 तीन साइंटिस्ट डी वेरीज, कॉरेंस एंड वॉन स्कैमर्क इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किया था कि मेंडल्स इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फिर से इन्होंने एक बार इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था। फिर है वाटर सोटन एंड थियोडोर बवोरी, इन्होंने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू दी बिहेवियर ऑफ जीन्स, ये बताया था कि जो बिहेवियर ऑफ जीन्स है वही बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम होता है। वाल्टर सोटन एंड थियोडोर बवोरी। सो ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट स्लाइड।